देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन। बाजार में दिग्गज शेयरों पर दबाव, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी। ऑयल, गैस, रियलिटी शेयर मजबूत, मेटल की चमक फीकी। आज शाम आएंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े। आईआईपी ग्रोथ 2.6% से घटकर 2.4% रहने का अनुमान। इस साल का टारगेट डेफिनेटली एम्बिशियस है, आसानी से नहीं होगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 60,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य हासिल करना है मुश्किल। हमसे एक्सक्लूसिव बात में विनिवेश सचिव ने कहा, जब तक माहौल नहीं सुधरता मेटल कंपनियों का ओएफएस नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात पहुंचे पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांदे के साथ होगी नाव पर चर्चा। न्यूक्लियर डिफेंस पर अहम फैसले मुमकिन। और बाजार आज कंसोलिडेशन के मूड में नजर आ रहा है। हफ्ते के इस आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स दबाव में है, सपाट कारोबार। निफ्टी भी लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो अभी ये एडवांसेस के फेवर में है, बट फासला बहुत कम है। लेकिन हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इनका सपोर्ट बाजार के लिए अहम साबित हो रहा है। कल बैंक निफ्टी में हमने जिस तरह की जबरदस्त उछाल देखी थी, आज वही बैंक निफ्टी दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, ल्यूपिन, आईटीसी ये कुछ काउंटर्स है जहां कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं आईडीएफसी, सेसा स्टरलाइट, आइडिया सेलुलर और बीपीसीएल मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और शेयरों पर सलाह देने के लिए सौदा आपका में मेरे साथ है मिंटडायरेक्ट.com के अविनाश गोरक्षकर और सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक। दोनों ही एक्सपर्ट्स को गुड मॉर्निंग। और सिमी, आप निफ्टी में किस तरह के स्तर पर नजर बनाए हुई हैं? प्रियंका गुड मॉर्निंग। निफ्टी मुझे लग रहा है कि जहां से इनफैक्ट ओपन हुआ था करीब लगभग अभी 1.5 घंटा होने वाला है, निफ्टी ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। तो एक फ्लैटिश शुरुआत और उसके बाद एक बेंचमार्क को होल्ड तो करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 8750 के ऊपर जाके मेंटेन करने का कोशिश में है। पर किसी भी हाल से अगर 8750 टूट गया तो हम लोग का नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट होगा वो 8730 के आसपास आता है, वो टूट जाएगा प्रियंका। तो फॉर द डे एक्सपेक्ट कीजिए थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। पर ये 8750 और 30 का रेंज मेजर सपोर्ट एरिया होगा आज का। और अगर ये रेंज होल्ड होता है तो निफ्टी में एक रैली फाइनली एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि निफ्टी को 8810 से 8830 तक ले जा सकता है। मतलब मेरा स्ट्रैटेजी होगा बाय ऑन डिप्स, अगर वो रेंज होल्ड होता है जो बेंचमार्क मैंने बताया 8750 से 8730 का। नहीं तो मैं वॉच करूंगी। इस जगह पे मैं कोई मतलब बाई पोजीशन नहीं लेना चाहती हूँ। इनफैक्ट 8800 के आसपास आने के बाद मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है निफ्टी का। ऑलराइट, तो बहुत ही डिटेल में आपने बता दिया है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखें और फिलहाल कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेने की सलाह दे रही है सिमी। लेकिन सौदा आपका में आज हम फोकस करने वाले हैं कुछ खास शेयरों पर जिनके भाव 50 रुपए से कम है। इन शेयरों में निवेश पर अगर आपको फायदा हो तो अब क्या करें, या नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं आप, यही बताने के लिए हम लेकर आए हैं भाव 50 से कम शेयर में कितना दम। और अमरावती से संतोष पंत जी हमारे साथ जुड़ गए। इनके पास एक ऐसा ही शेयर है जिसका भाव 50 से कम था। संतोष जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है, किस क्वांटिटी में लिया है? रेणुका शुगर है मेरे पास में 200 शेयर है 16 रुपए 10 पैसे के हिसाब से। और एक है मनपुरम फाइनेंस कर गए, और 100 शेयर है 35 के भाव से। तो क्या करना चाहिए? मनपुरम फाइनेंस के 100 शेयर किस भाव पर लिया था संतोष जी आपने? 35 रुपए 10 पैसे। 35 रुपए 10 पैसे, दोनों ही 50 रुपए से कम के भाव में इनकी खरीद रही है। अविनाश सर गुड मॉर्निंग। श्री रेणुका शुगर की मिठास कितनी बरकरार रहेगी, क्योंकि कंपनी को हमने काफी सारी दिक्कतों से गुजरते हुए देखा है। संतोष जी को क्या सलाह देंगे? साथ ही मनपुरम फाइनेंस पर भी संतोष जी समझना चाहते हैं, क्या सलाह होगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर सर? आई थिंक पहली बात तो मनपुरम फाइनेंस की अगर मैं करूँ तो डेफिनेटली गोल्ड फाइनेंस
मार्केट में एक काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर है। इनफैक्ट इन्होंने काफ़ी टाइम से इस मार्केट्स को समझा है और क्लियरली यहाँ पे अच्छा मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ये 12 से 15 महीने का व्यू लेते हैं तो गोल्ड फाइनेंस मार्केट में डेफिनेटली काफ़ी बड़ा अपसाइड अपॉर्चुनिटी इन कंपनीज के लिए। गोल्ड की कीमतें थोड़ी सी कम हो चुकी है, काफ़ी गोल्ड अभी भी इंडियन कस्टमर्स के पास है, तो गोल्ड फाइनेंसिंग को लेके इनको डेफिनेटली फायदा होगा। मेरे ख्याल से अगर अर्निंग्स की नंबर की बात करें तो नॉट ओनली दिस Q4 बट इवन FY16 में भी बोथ ऑन द इनकम एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी साइड पे अच्छी बढ़त आएगी। आई थिंक एसेट क्वालिटी इश्यूज जो पहले थे वो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत कंपनी ने प्रोविजनिंग कर दी है। तो आई वुड से दैट ही कुड गेट अ प्राइस ऑफ रफली अबाउट 50 to 52 ईयर। रेणुका शुगर की बात करूं प्रियंका, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी दिक्कतें कंपनी को फेस कर सकते हैं क्योंकि कंपनी की डेट काफी हाई है उनकी बैलेंस शीट पे, और उन्होंने जो ब्राजील में जो एक्विजिशन किया है वो मेरे ख्याल से अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग कर रहा है। तो आई वुड से दैट यहाँ पे आई वुड सजेस्ट दैट थोड़ा सा अगर स्टॉक में बाउंस आता है तो यहाँ से निकल जाए क्योंकि यहाँ से अर्निंग्स विजिबिलिटी आगे भी काफी वीक रहेगी। ऑलराइट, सो और अब बात करते हैं दीपक पाटिल से, बेलगाम से जुड़ गए अपने सवाल और अपने स्टॉक के साथ। दीपक जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग। आई एम होल्डिंग साउथ इंडियन बैंक एट 26.22 अराउंड 250 शेयर। ओके, तो मैं जानना चाहता था, मेरा इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन है 1.5 ईयर, तो व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस बैंक? चलिए मिस्टर पाटिल का सवाल अविनाश जी आप ही के पास मैं रखना चाहूंगी। साउथ इंडियन बैंक, हमने इस बैंक को भी काफी पॉइंट्स पर ड्रैग करते हुए देखा है, इन्हें भी काफी दिक्कतें रही हैं और इनका भाव खरीद का 26 रुपए 22 पैसे रहा है। नुकसान अभी ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन आगे के लिए अगर 1.5 साल की इनकी स्ट्रैटेजी है तो कैसा दिखता है आपको? आई थिंक अगर 1.5 साल की स्ट्रेटेजी है तो मैं समझता हूं कि उनको शायद थोड़ा सा और एवरेज कर सकते हैं और थोड़ी और क्वांटिटी जमा कर सकते हैं क्योंकि साउथ में इनका ब्रांच नेटवर्क काफी अच्छा है, इनके ज्यादातर डिपॉजिट्स साउथ बेस्ड है और क्लियरली आई थिंक अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी पे इश्यूज थी, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो डेफिनेटली इस बैंक में री रेटिंग के लिए चांसेस है क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से रिसेंटली कंपनी ने एक इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी किया था। तो मेरे ख्याल से एज फार एज कैपिटल एडिक्वेसी है, फंडिंग है, इस बैंक में डेफिनेटली काफी हेल्दी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम अगर ये दे तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली इनको यहां से करीबन 15 से 20% सालाना अच्छा अपसाइड मिल सकता है, बट आई थिंक ही शुड होल्ड ऑन फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। और अब एक खुशखबरी, आपकी बेहद मांग पर हमने आपके फेवरेट प्रोग्राम स्टॉक्स ऑन डिमांड का समय बढ़ाने का फैसला किया है। सोमवार से आपकी अपनी हेल्पलाइन आधा घंटा पहले खुल जाएगी, यानी शाम 7 बजे से आप पूछ सकेंगे अपने सवाल। शेयरों में ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े सारे सवाल के जवाब देने के लिए मौजूद होंगे आपके जाने पहचाने भरोसेमंद मार्केट एक्सपर्ट। तो देखना मत भूलिए स्टॉक्स ऑन डिमांड शाम 7 बजे से पूरे 1 घंटे ब्रेक फ्री। और सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बेमौसम आई बारिश से हुए नुकसान की, सीड कंपनियों के कारोबार पर इसका कितना असर पड़ेगा, जानेंगे कावेरी सीड्स के CMD जीवी भास्कर राव से। आगे सौदा आपका में। वेलकम बैक। पिछले कुछ हफ्तों में देश के कई हिस्सों में आई बेमौसम बरसात ने सबको परेशान कर दिया, फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कितना बड़ा है ये नुकसान और सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर इसका कितना असर पड़ेगा, बात करने के लिए हमारे साथ हैं कावेरी सीड्स के CMD जीवी भास्कर राव। गुड मॉर्निंग मिस्टर राव, स्वागत है आपका सौदा आपका में। पहला सवाल, ये जो बेमौसम बरसात रही है इसका किस तरह का असर आप देख रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये अकाल वर्षा के साथ में जो कि हेल स्टॉर्म सब आए हैं, तो ये तो हर पूरा देश में नहीं है, फिर भी जहां तहां हो रहा है वहां बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को। अगर किसानों को तो नुकसान हो रहा है और हम कई तरह के रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, लेकिन आपके बिजनेस स्पेसिफिक बात करें, आप सीड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का इम्पैक्ट इस बिजनेस में पड़ रहा है सर?
देखिए, सीड कंपनी को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है सीड जो है आ चुका है, बीज जो है कंपनी के गोडाउन्स में आ चुका है और कंपनियां तैयार कर रहे हैं। और सीड जो है खरीफ में सेल होता है, रबी में सेल होता है, तो सीड कंपनियों को उतना असर नहीं पड़ेगा, मगर किसानों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर किसानों को नुकसान होता है और उनके हाथ में पैसे नहीं होते हैं, तो क्या वो उसी लेवल पर सीड्स भी खरीदते हुए नजर आएंगे? इससे इस बात का आपको कहीं ना कहीं डर सता रहा है, क्योंकि अगर किसानों की बाइंग पावर कम होगी तो आपके देखिए, किसान तो बीज बोना ही चाहिए, तो बीज तो कितना भी नुकसान हो, किसान बेचारा फिर आगे साल में कुछ उत्पादन करने के वास्ते तो बीज तो बोना ही चाहिए, बीज तो खरीदना ही पड़ता है उसको। तो अब जितना तक असर पड़ता है बीज, क्योंकि बीज जो है केवल 5 या 10% का मात्रा में जो इनपुट खरीदी है उसमें 5 to 10% ही है, इसलिए तो बीज तो खरीदना ही पड़ता है, तो बोना ही पड़ता है, उसमें कोई वो नहीं है। जी, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कई इलाकों में सूखा भी पड़ा था, तो क्या इसका असर बुआई पर पड़ते हुए नजर आया है आपको इस साल? नहीं, ये बार तो हमारा कंपनी है और सब बीज कंपनियां जो है 10 से लेकर 20% तक ग्रोथ हुआ है, क्योंकि हर साल जो है बढ़ रहा है, फिर भी थोड़े छोटे छोटे कंपनियों को असर पड़ा है, मगर जो ब्रांड है उन लोगों को कुछ असर नहीं पड़ा। शुक्रिया मिस्टर राव हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर किसानों को अच्छा खासा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इस बेमौसम बरसात से, और फिर पिछले साल भी जिस तरह हमने कई इलाकों में सूखा देखा। लेकिन सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का कहना है कि किसान आगे आएगा, बीज बोएगा, इसलिए इनके बिजनेस पर उतना असर नहीं पड़ रहा होगा। अविनाश साहब, आपको यहाँ पर लाना चाहूंगी, आप इस बेमौसम बरसात का किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? अब जाहिर तौर पर एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, और फिर उसका एक डाउनफॉल इकोनॉमी पर आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है प्रियंका, जो अनसीजनल रेन्स हो गए हैं, मेरे ख्याल से क्लियरली जिस प्रकार का डैमेज हो गया है, मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 महीनों में हमको इसका इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन पे देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से क्लियरली फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो दैट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन फॉर द ओवरऑल इन्फ्लेशन काइंड ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। रही बात ओवरऑल मार्केट्स में, इन कंपनीज जो बेसिकली एग्रो केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स सप्लाई करते हैं, इनको शायद दिक्कतें हो सकती है। और जैसे कावेरी सीड्स के मैनेजमेंट ने कहा कि उनको कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, बट मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली परचेसिंग पावर फार्मर की कम होगी तो उनका भी डिमांड जो है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो हालांकि सीड कंपनीज में नॉट गेट इम्पैक्टेड वेरी बैडली, बट जो एग्रो केमिकल्स और पेस्टिसाइड प्लेयर्स है वहां पे शायद आपको थोड़ा सा और नुकसान उनके वॉल्यूम्स में देखने को मिले, क्योंकि क्लियरली क्रॉप डैमेज के बाद वापस नया क्रॉप के लिए फार्मर्स को काफी टाइम लग सकता है, इनके कैश फ्लो पे भी इफेक्ट होगा। तो आई वुड से दैट ओवरऑल मे बी द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY16 मे बी विच इज अ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रांग पीरियड फॉर एग्रोकेमिकल कंपनीज, तभी थोड़ा सा इफेक्ट हमको इन कंपनीज के रिजल्ट्स में देखने को मिले। जी हाँ, और अब इस बेमौसम बारिश के साथ मौसम की बारिश यानी कि रेनफॉल मानसून पर भी नजर रहने वाली है कि मानसून के आकलन किस तरह के निकल कर आते हैं। लेकिन चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद सौदा आपका में आज हम चर्चा कर रहे हैं 50 रुपए से कम वाले शेयरों पर। अगर ये आपके पास हैं, आप नुकसान में बैठे हुए हैं, तो कैसे करें इसकी भरपाई? कौन से ऐसे 50 रुपए से कम रुपए वाले शेयर हैं जो हो सकते हैं लुभावने खरीद, आपको बताएंगे सौदा आपका में आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आज हम चर्चा करें उन शेयरों की जो 50 रुपए से कम में है और आपके पास है, आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए आपको, इसमें समझ रखते मार्केट एक्सपर्ट के साथ अविनाश गोरक्षकर और सिडनी भौमिक मेरे साथ बने हुए हैं। तो सुरजीत पचौरी जी से अब मैं बात करूंगी। सुरजीत जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर नमस्कार मैम, मेरे पास सुजलॉन एनर्जी के 500 शेयर हैं 27 रुपए के रेट।
ऑल राइट। और चलिए सुरजीत जी को अभी फिलहाल ₹1.75 का मुनाफा हो रहा है। सिमी, सुजलॉन एनर्जी, हमने इस साल में काफी एक्शन देखा है सुजलॉन एनर्जी में भी, इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगी सुरजीत को? प्रियंका, सुजलॉन टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि जहां से इसका रैली चालू हुआ था करीब 21-22 का लेवल से, उसी के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ था। अभी भी उस रेंज को ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। मेरा जो टारगेट है शॉर्ट टर्म का वो 34-35 का है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पेशेंस उनको रखना है। 34 से 35 का टारगेट शॉर्ट टर्म में ही मिलने का उम्मीद है पूरा। तो उनका बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अगर पोजिशन है तो मेरा स्टॉप लॉस मैं 25-26 के नीचे लगाने का सजेस्ट करूंगी। और अगर उनको मतलब यहाँ पे टाइम देना है, मतलब नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल के लिए होल्ड करना है, तो मुझे लगता है कि जहां से ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया था 21-22 के आसपास से, उस रेंज के नीचे स्टॉप लगा के फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है चार्ट अच्छा हो चुका है इस स्टॉक का। मुझे लगता है कि इसका जो खतरा था डाउनसाइड ओवर हो गया है, और ये स्टॉक 34-36 का रेंज पार करने के बाद एक मेजर रैली इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि इसको काफी ऊपर ले जा सकता है इस रेंज से। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा स्टॉप लॉस 21 के नीचे होगा क्लोजिंग बेसिस पर, और शॉर्ट टर्म के लिए 25 या 26 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट 34 से 36। और अब बात करते हैं भूपिंदर जी से, आगरा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भूपिंदर जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिसका भाव 50 रुपए से कम है? हम आपको बताएंगे इसमें कितना दम है, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने HPC खरीदे थे 5800 एट द रेट ऑफ 70। All right. Hindustan Construction Company and DL 400 at the rate of 372. I've been holding them from 2010. ओके, तो आप बहुत ही लंबे समय से बने हुए हैं इसमें। अविनाश जी, क्या सलाह देना चाहेंगे? HCC का हालांकि अभी QIP आया है, लेकिन फिलहाल भूपिंदर इसमें नुकसान में बैठे हुए हैं। 34 रुपए 30 पैसे का इन्हें नुकसान हो रहा है HCC में, 2010 से होल्ड भी कर रहे हैं। आगे आप क्या कहना चाहेंगे इन्हें? आई थिंक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रियंका, मैं समझता हूं कि QIP 300 करोड़ का अभी कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है। इसको इनके वर्किंग कैपिटल और इनके डेट्स थोड़े से कम करने में मदद मिलेगी, और मोर इम्पोर्टेंटली जिस प्रकार का मैक्रो सिनारियो निकल आ रहा है, मैं समझता हूं कि आगे भी रेट कट्स आएंगे, क्लियरली ऑर्डर पिकअप भी आएगा। आई थिंक इकोनॉमी में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, तो नेक्स्ट 2 साल में मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड स्पेसिफिकली HCC जो काफी अच्छी ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल से इन्होंने एक ऊपरी लेवल पे खरीदा है, तो अनलेस एंड अंटिल ये थोड़ा बहुत एवरेज नहीं करते, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि कोई बड़ी अपसाइड अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी। तो थोड़ा सा एवरेज करे और कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखे, क्योंकि आई थिंक कंस्ट्रक्शन कंपनीज में डेफिनेटली एक अपटिक देखने को मिली है, लेकिन रियल अपसाइड मेरे ख्याल से FY 16 और 17 के रिजल्ट्स के बाद ही आएगा। तो ही शुड होल्ड ऑन, ही शुड नॉट बुक अ लॉस, बट थोड़ा एवरेज करके अपना कॉस्ट प्राइस थोड़ा कम करके इसमें बने रहना चाहिए। साथ ही अविनाश जी, गेल के बारे में भी ये पूछ रहे थे। गेल भी इनकी एक पुरानी होल्डिंग रही है, अब क्या करना चाहिए गेल में? आपको कैसी दिखती है गेल? आई थिंक शॉर्ट टर्म में प्रियंका, गेल में हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा है। स्टॉक ने Q3 के बाद भी नतीजे थोड़े से बिलो एक्सपेक्टेशंस थे। हो सकता है कि ये आने वाला 4th क्वार्टर भी थोड़ा सा मॉडरेट टू मिक्स्ड वीक परफॉर्मेंस रहे। तो आई वुड से दैट गेल में अगर लंबी अवधि का इनका नजरिया है तो गैस ट्रांसमिशन बिजनेस में गेल मार्केट लीडर है, आगे भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़िया है, लेकिन कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है तो ही ये होल्ड करे, क्योंकि क्लियरली this PSU stock is underperformed. So I would say that longer term definitely growth potential काफी है, short term में थोड़ा stock volatile रह सकता है। तो he should hold on, he should not book out. और अब महेश शर्मा जी हैदराबाद से जुड़ गए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास गीतांजलि जेम्स के 160 शेयर है एट द रेट ऑफ 73। तो क्या करना चाहिए? चलिए, लेकिन फिलहाल आपकी खरीद का जो भाव रहा था उससे काफी नीचे गीतांजलि जेम्स 45 रुपए के आसपास है। सिमी, क्या कहेंगे, नुकसान हो रहा है शर्मा जी को यहाँ पर? इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? और एग्जिट करने की सलाह देंगी, होल्ड करने की सलाह देंगी? और अगर एग्जिट करें तो कोई ऐसा सब 50 का शेयर जो आप सलाह देना चाहेंगी?
प्रियंका, गीतांजलि का जो चार्ट है काफी वीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लास्ट 1-1.5 साल का डाउन ट्रेंड जो है इसमें वो कंटिन्यू होने वाला है। तो ऐसा बुल मार्केट में ये स्टॉक कभी परफॉर्म नहीं किया, तो आगे जाके क्या होगा बहुत डिफिकल्ट है गेस करना। तो मेरे ख्याल से ऐसा अपॉर्चुनिटीज, ऐसा जगह से निकल जाके कोई दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा जहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। एक स्टॉक जो 50 रुपया के नीचे ट्रेड कर रहा है या 50 रुपया का रेंज कल ही क्रॉस किया है, वो है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज। तो वो स्टॉक एक्चुअली 50 रुपया के आसपास का जो आपने ये बेंचमार्क मुझे लगा दिया है, इसलिए मेरा व्यू में अभी और वैसा मतलब कम भाव का कोई चीज नजर में नहीं आ रहा है। पर वो रिको ऑटो 53-54 के आसपास मेंटेन कर रहा है। इसमें मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट हो गया है 50-52 के ऊपर, और इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो इसमें अच्छा रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो उसमें स्विच करके मुझे लगता है कि आपको अच्छा मतलब एटलीस्ट ये जो लॉस यहाँ पे हुआ है वहां पे वो कवर हो सकता है। 1 साल के लिए पकड़ के रखिए। चलिए, तो 50 के डेडलाइन को तो बिल्कुल नहीं सिमी ने फॉलो किया, लेकिन उसके आसपास का स्टॉक रिको ऑटो इन्हें पसंद आ रहा। गीतांजलि जेम्स से निकलने की सलाह दे रही हैं। आर के दुबे जी कानपुर से जुड़ रहे हैं। दुबे साहब नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास यूनिटेक के 250 शेयर हैं 22 रुपए के भाव से। क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग के नजरिए से लिया था। हेलो, ट्रेडिंग के नजरिए से लिया था। जी जी, सुन रहे हैं हम आपकी बात। 4 रुपए 40 पैसे के नुकसान पर बैठे हुए हैं। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ स्टॉक है। सिमी, आपको कैसा लगता है? यूनिटेक लिमिटेड नुकसान पर है। दुबे साहब, शॉर्ट टर्म नजरिया था, क्या करने की सलाह होगी? देखिए प्रियंका, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत उनको टाइम देना पड़ेगा। ये स्टॉक अभी मुझे लगता है कि एक रिकवरी मोड में आने का कोशिश कर रहा है। एक तो रिकवरी ये पहले किया था, पर लास्ट 4 मार्च के बाद जब निफ्टी करेक्शन मोड में गया था उसके बाद इसमें भी करेक्शन आ गया है। और ये इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था जहां पे मुझे लग रहा था कि सपोर्ट टूटेगा नहीं, वो सपोर्ट तोड़ दिया है। तो थोड़ा बहुत ये एक रेंज में आ चुका है, पर कहीं ना कहीं इस रेंज में इस करेक्शन में ये स्टॉक 15 का लेवल को रेस्पेक्ट दिया है। तो 15 का लेवल मेरा बेंचमार्क है इस स्टॉक के लिए। अगर पोजीशन में है आपका, शॉर्ट टर्म पोजीशन है, तो 15 के नीचे स्टॉप लगा के मुझे लगता है ये स्टॉक फिर भी मतलब रखा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। 21 से 24 का टारगेट शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। आप बिल्कुल होल्ड कीजिए। आपका ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड, इसलिए शॉर्ट टर्म का ही टारगेट मैंने दिया है। 21 से 24 का रेंज पॉसिबल होगा। आपका मेंटेन करना पड़ेगा आपको 15 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली। जुगल जैन जी मुंबई से जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। मिस्टर जैन, गुड मॉर्निंग, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास सर? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास जेपी इंफ्रा का 2800 शेयर है एट द रेट ऑफ 25। ऑलराइट। तो शॉर्ट तो क्या करूँ उसमें मैम? होल्ड करूँ या एग्जिट करूँ कैसे? और 5 रुपए 50 पैसे का नुकसान हो रहा है जैन जी को। सिमी जी, क्वांटिटी बता रही है कि शॉर्ट टर्म नजरिया था 2800 शेयर जेपी इंफ्राटेक। कैसी दिखती है आपको ये कंपनी? इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या सलाह होगी? थोड़ा बहुत प्रियंका रिकवरी रैली अगर मिलता है ये स्टॉक और 21-22 के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से एग्जिट लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये स्टॉक, इसका भी चार्ट पैटर्न काफी वीक है, कोई भी सपोर्ट को होल्ड नहीं कर रहा है, और इसका जो लॉन्ग टर्म डाउन जो ट्रेंड है वो भी काफी डाउन है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ उम्मीद इसमें किया जा सकता है। 21-22 का रैली एक एग्जिट रैली के लिए के हिसाब से यूज कीजिए। अविनाशी, जेपी इंफ्रा पर आपकी भी मैं राय लेना चाहूंगी। आपको ये कंपनी कैसी दिखती है? कुछ फंडामेंटली आपको इस कंपनी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या कहेंगे आप? आई थिंक मैं समझता हूँ जेपी इंफ्रा में जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखे, क्योंकि इनके पास एक अच्छा एसेट है। क्लियरली आई थिंक इनकी जो फ्रंटलाइन पेरेंट कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट्स, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, वहां पे फंडिंग प्रॉब्लम्स और डेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के कारण यहाँ पे हमने देखा है कि काफी हद तक ये स्टॉक भी बीटन डाउन हो गया है। बट अगर लंबा समय का अगर निवेश करना कोई चाहता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें ज्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं लग रहा है। और क्लियरली आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी आएगी इनको। डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं और तो डेट पे जो खर्चा अभी हो रहा है वो कम, इनको भी डेफिनेटली फायदा होगा। तो आई मीन मेरे ख्याल से लंबा नजरिया रखे, ये लेवल से मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में ये काफी अट्रैक्टिव है, प्रोवाइडेड उतना रिस्क इस ग्रुप को लेके इन्वेस्टर रेडी है। तो आई वुड से दैट थोड़ा सा निवेश डेफिनेटली किया जा सकता है, बट विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन।
बिल्कुल, और जिस तरह का हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देख रहे हैं इस नई सरकार के रजीम में, उसमें ऐसा लग रहा है कि इंफ्रा से जुड़े स्टॉक्स में हम आगे जाकर एक रिकवरी जरूर देखेंगे। और अब आपके लिए खुशखबरी, आपकी बेहद मांग पर हमने आपके फेवरेट प्रोग्राम स्टॉक्स ऑन डिमांड का समय बढ़ाने का फैसला किया है। सोमवार से आपकी अपनी हेल्पलाइन आधा घंटे पहले खुल जाएगी, यानी शाम 7 बजे से आप पूछ सकेंगे अपने सवाल। शेयरों में ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद होंगे आपके जाने पहचाने भरोसेमंद मार्केट एक्सपर्ट्स। तो देखना मत भूलिए, स्टॉक्स ऑन डिमांड शाम 7 बजे से पूरे 1 घंटे ब्रेक फ्री। लेकिन फिलहाल सौदा ऐप का भी वक्त है ब्रेक का, और 50 रुपए से कम वाले कुछ और शेयरों पर हमारी ये चर्चा जारी रहने वाली है, जिसके जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आज हम खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं उन शेयर्स की जिनके भाव 50 रुपए से कम हैं, और इन शेयर में आपको क्या स्ट्रैटेजी अख्तियार करना चाहिए ये बता रहे हैं हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट। प्रियंका से बात करते हैं, जयपुर से जुड़ रही हैं अपने सवाल के साथ। प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास होटल लीला का शेयर है। ये मैंने 21 रुपए में खरीदे थे 100 शेयर। ऑल राइट, आपको नुकसान हो रहा है 1 रुपए 25 पैसे के आसपास पर शेयर का। अविनाशी, होटल लीला कैसी दिखती है आपको ये कंपनी? प्रियंका जी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं आई थिंक इनको ये प्राइस पे एक होटल लीला को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक होटल लीला एक वेल नोन प्लेयर है होटल स्पेस में। हालांकि कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार 2-3 क्वार्टर से काफी खराब है, क्योंकि इनकी डेट लेवल बैलेंस शीट पे काफी ज्यादा है। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक मार्केट्स में ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि पॉसिबली मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कंपनी में लाना चाहती है, जिससे इनकी डेट कम हो। क्लियरली इन्होंने अपनी काफी 2-3 प्रॉपर्टीज भी बेची है, जिससे वो डेट कम करना चाहते हैं। तो आई थिंक हो सकता है कि नेक्स्ट कम से कम 6 to 12 मंथ्स में ये रिस्ट्रक्चरिंग और लगातार रहे, और साल 1.5 साल में अगर ये होल्ड कर सकती है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी वैल्यू बन सकती है, क्योंकि होटल प्रॉपर्टी इन्होंने जो बनाई है मेरे ख्याल से यहाँ पे इनका मार्केट में काफी वेल पोजिशनिंग है। ओनली थिंग डेट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अंडर प्रेशर है। तो आई थिंक शी शुड होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से एक साल 1.5 साल का नजरिया रखती है तो ही इसमें अच्छा भाव इनको अपसाइड में मिलेगा। ऑलराइट, लंबे समय का नजरिया रखिए प्रियंका जी, और बने रहिए होटल लीला के साथ। लेकिन अब आशुतोष जुड़ गए लखनऊ से। आशुतोष जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में हमारे एक्सपर्ट की राय चाहेंगे आप? मैडम, मेरे पास आर्चीज के शेयर्स हैं 3500 शेयर्स हैं 26 रुपीज की प्राइस पर। तो आपको 4 रुपए 55 पैसे पर शेयर का नुकसान हो रहा है। आपने खरीदा था 26 रुपए में, 21 रुपए के आसपास। फिलहाल आर्चीज लिमिटेड, सिमी आर्चीज लिमिटेड के अगर चार्ट्स की मैं बात करूं, कैसे दिखते हैं आपको ये? और आशुतोष जी के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, क्या करें इसमें? देखिए प्रियंका, इसमें मैं फिर भी ये कह सकती हूँ कि ये स्टॉक रिकवर कर रहा है, और जो भी मतलब जो 1780 का रेंज इसका सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यही बेहतर होगा, क्योंकि ये पहले भी अच्छा सपोर्ट ले चुका है 17-18 का रेंज से, और अभी भी ये स्टॉक इस रेंज से ही रिकवरी दिखाया है। अब बेटर पोजीशन होगा जब ये स्टॉक 21-22 का रेंज, मतलब 23 के आसपास इसका मेजर मूविंग एवरेज है 23, 89-200 डेमा का वहाँ पे एक कन्वर्जेंस है, तो उस रेंज के आसपास इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। वो रेंज क्रॉस करने के बाद ही इसका फ्रेश मोमेंटम आएगा। तो फिलहाल ये रिकवरी मोड में है। 17-18 के नीचे स्टॉप लगा के फिर भी मुझे लगता है कि मैं होल्ड करने का सलाह दे सकती हूँ। चलिए, तो भाव 50 से कम भाव वाले शेयर में आपको क्या करना चाहिए? प्रभात जी से बात करेंगे। चलिए, इनका सवाल हम थोड़ी देर में शामिल करते हैं, वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके हम सवालों को शामिल करने वाले हैं, अपने एक्सपर्ट से जानने वाले हैं कि 50 रुपए से कम वाले शेयर में क्या करना चाहिए आपको। साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर के भी टॉपिक्स जानेंगे, ऐसे शेयर जिनके भाव 50 से कम है लेकिन इनमें दिख रहा है दम, बताएंगे आगे आपको। वेलकम बैक,
बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और हम समझ रहे हैं कि वो शेयर जिनका भाव 50 रुपए से कम है और आपके पास है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। नुकसान पर बैठे हैं तो क्या करें, फायदा हो रहा है तब भी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। प्रभात जी एक ऐसे ही सवाल के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। नमस्ते प्रभात जी, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास। मैम मेरे पास ज्योति स्ट्रक्चर है 37 की एवरेज से 700 शेयर। मुझे इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना है, कोई मेरे लिए इशू नहीं है, मैं 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ऑलराइट, तो प्रभात जी लंबे समय तक रुकने के लिए तैयार हैं। इन्होंने एवरेज पे किया है, इसमें 700 शेयर ज्योति स्ट्रक्चर्स के हैं इनके पास। अविनाश सर क्या कहेंगे आप प्रभात जी को, क्या सलाह होगी। आई थिंक इनको ज्योति स्ट्रक्चर का शेयर होल्ड करना चाहिए। ज्योति स्ट्रक्चर बेसिकली ट्रांसमिशन टावर सेगमेंट में ऑपरेट करता है और काफी जाना माना प्लेयर है। आई थिंक बड़े प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में केईसी है, लेकिन जिस प्रकार का पावर सेक्टर का पोटेंशियल है और जिस प्रकार का फोकस गवर्नमेंट भी पावर सेक्टर ट्रांसमिशन के लिए अभी सोच रही है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय अगर ये दे, मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा अपटिक आ सकता है। क्लियरली कंपनी वेल मैनेज्ड है, इनफैक्ट थोड़ा सा डेट ज्यादा होने के कारण इनके प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव आया था। आई थिंक लार्जली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होने के कारण थोड़ा बहुत लिक्विडिटी साइकिल में भी तकलीफ थी, लेकिन इस लेवल से मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड काफी कैप्ड है। अगर ये कम से कम 6 से 12 महीने का नजरिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 45-50 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और अब बात करते हैं पवन जी से, दिल्ली से जुड़े अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग पवन, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास। नमस्कार जी, मेरे पास जी आपका नमस्कार तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद हमारा संपर्क लगता है पवन जी से टूट गया है, लेकिन उनका सवाल मेरे पास आ चुका था। IFCI लिमिटेड है, 4500 शेयर हैं और 45 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल 9 रुपए 20 पैसे के नुकसान पर बैठे हुए हैं। सिमी, IFCI के स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं, क्या सलाह होती है पवन जी के लिए। प्रियंका, IFCI मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक एक रेंज को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। लास्ट 1 साल से ये स्टॉक एक रेंज में है, 30 से 40-45 का रेंज में ये स्टॉक है और अभी ये करंटली एक लोअर बाउंड्री के आसपास है और मुझे लगता है कि रिस्क कम होगा क्योंकि ये लास्ट 1 साल से ये रेंज को होल्ड कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इसका लेवल तोड़ेगा। तो अच्छा 45 के आसपास, मतलब ब्रेकआउट आज ही आ चुका है, तो और 45 ही इसका बाउंड्री होगा, रेंज रेजिस्टेंस होगा जो कि लास्ट 1 साल का है। मतलब प्रियंका क्लोजिंग बेसिस पर 45 हम लोग को वॉच करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक 45 के ऊपर आज क्लोज कर रहा है और कल भी इस जगह पे ये मतलब होल्ड करेगा 45 का लेवल को, तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट उसमें आ सकती है जिसका टारगेट करीब 15 रुपीज का चैनल नीचे था, तो ऊपर में भी 15 रुपीज पहुंच सकता है। मतलब 45 के ऊपर 60 तक का टारगेट खुल जाएगा अगर 45 के ऊपर 2-3 ट्रेडिंग सेशन ये होल्ड कर पाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी तो थोड़ा सा आपको मुनाफा मिलने का उम्मीद है। अब बैठिए, अब वेट कीजिए, थोड़ा सा लग रहा है कि आपको अच्छा मुनाफा इस बार मिल जाएगा। चलिए सिमी, आपके मुंह में घी शक्कर पवन जी को, यानी आप इंतजार कहने के लिए कह रही हैं और बहुत ही राइट पॉइंट पर है अभी फिलहाल पवन जी IFCI में। और अब सुनील शर्मा हमारे साथ हैं पुणे से। सुनील जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा आपके पास ऐसा शेयर है जो 50 रुपए के कम भाव पर आपने खरीदा था। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास अरविंद रेमेडीज है 100 से 20 रुपीज में। 20 रुपए में आपने अरविंद रेमेडीज खरीदा था, ओके। और मैडम एक प्रॉब्लम, हेलो, मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि एग्जिट कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि कोई परचेसर नहीं है बोलकर, या स्विच ओवर करने के लिए नहीं दे रहे हो। ऑल राइट, ये सवाल तो जरा हम शायद इसका जवाब आपको समाधान नहीं दे पाएंगे, लेकिन सिमी अरविंद रेमेडीज इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं। सुनील जी को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये स्टॉक पहले एक डाउन ट्रेंड में था, अब वो डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और ये स्टॉक अभी रिकवरी मोड में है। इसका जो सपोर्ट है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 18-19 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि रिकवरी भी जो आई थी वो काफ़ी ज़बरदस्त आई थी। ये स्टॉक करीब 10 के आसपास था जब से ये रिकवरी मोड में आया 26 मार्च को, और उसके बाद से ये स्टॉक 25 के आसपास भी चल चुका था। कल इसका हाई 2450 का था, आज भी ये नीचे है। वहां से एक्चुअली एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन है, तो उस फॉर्मेशन के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगा ऐसा तो एक्सपेक्टेड है।
और नीचे भी ये स्टॉक जा सकता है, 2-1 रुपया 18-19 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है वापस। पर मुझे लगता है कि जब ये और वहां पे जाएगा तब देखना पड़ेगा उस रेंज को ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये स्टॉक अगर सचमुच कोई कारण से इतना ऊपर आ रहा है तब उस कारण के लिए ये स्टॉक को 18-19 का रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। अगर करता है तो कंटिन्यू कीजिए पोजीशन, और अगर नहीं करता है तो किसी भी हाल से निकल जाइए, क्योंकि ये स्टॉक लास्ट 4-5 महीने से जबरदस्त डाउन ट्रेंड में था, जो कि लास्ट सितंबर से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, जिसका हाई 65 के आसपास था और 26 मार्च को 10 का लो बनाया था। तो एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटा सा रैली मिल रहा है। एक स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, 17-18 के नीचे स्टॉक फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट, तो अरविंद रेमेडीज में एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए सुनील जी। और अब अविनाश आपके पास आऊंगी, जैसा कि अभी सिमी कह रही थी कि आप अरविंद रेमेडीज से निकलिए, और आज हमने कई ऐसे स्टॉक्स की चर्चा की जब कहा जाता है कि आप इससे निकल जाइए, नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में आप मुझे अपने 2 टॉप पिक्स बताइए, 50 रुपए से कम भाव वाले ऐसे 2 शेयर जिनमें आप देख रहे हैं कि काफी दम है। प्रियंका, मैंने 2 शेयर चुने हैं 50 रुपए के नीचे। पहला शेयर है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये एक जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बेसिकली इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पसेस के लिए प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट मार्केट शेयर अगर हम एक्शन कंस्ट्रक्शन का देखें तो करीबन ऑलमोस्ट 50-55% है। तो क्लियरली मार्केट शेयर में इनको विजिबिलिटी काफी अच्छी है। मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनके इक्विपमेंट जाते हैं। लास्ट साल से इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो चुका था, क्योंकि इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक बड़ी नहीं थी, डेट भी बैलेंस शीट पे थी। बट आई थिंक होपफुली इस सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में, दैट इज FY16 में, आपको अच्छी टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक है। तो आई वुड से दैट एट दिस लेवल मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन सकता है अगर निवेशक करीबन साल भर का नजरिया रखे। तो यहां पे मेरा टारगेट प्राइस विल बी अराउंड 51-52। और एक और पिक चाहेंगे अविनाश जी, 2 पिक, 2 ऐसे शेयर्स की बात करनी थी। एक आपने कहा एस, जिसमें आपको दिख रहा है आने वाले समय में काफी दम है। एक और स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक बेसिकली एक पावर इक्विपमेंट कंपनी है जिसका नाम है जीनस पावर इंफ्रा। इनफैक्ट ये कंपनी पावर मीटर्स में स्पेशलाइज करती है और ज्यादातर पावर बोर्ड्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी के ऑपरेशंस काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट लास्ट ईयर करीबन 900 करोड़ के टॉप लाइन पे इन्होंने करीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी क्लियरली थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का इशू था, डेट का रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बीटन डाउन थी पहले फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में। इस साल कंपनी ने करीबन 9 महीने के लिए करीबन 30 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बन सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर बोर्ड्स के लिए आगे चल के मेरे ख्याल से लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट काफी एग्रेसिव है। तो यहाँ पे अगर साल भर का नजरिया रखे तो करीबन 36-37 का टारगेट प्राइस बन सकता है फ्रॉम द करंट प्राइस ऑफ अराउंड 24। चलिए, तो जीनस पावर और एस है पसंद अविनाश जी की, ऐसे शेयर जिनका भाव 50 रुपए से कम है लेकिन आने वाले समय में इनमें नजर आ रहा है दम। इसी के साथ अविनाश आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? जो भी स्टॉक्स प्रियंका हमने आज शो पे बात की, हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। पर्सनल लेवल पे मेरे कोई भी पोजीशंस इन शेयर्स में नहीं है। धन्यवाद अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सौदा आपका में फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे शेयरों पर फटाफट सलाह। सिमी भौमिक हमारे साथ बनी हुई है स्टॉक्स फटाफट में आपके सभी सवालों के फटाफट जवाब देने के लिए। वेलकम बैक। सौदा आपका में वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ सिमी भौमिक बनी हुई है आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। होल्ड करें, बेच दे, या फिर आप लंबे समय के लिए बने रहिए, क्या करें आप? विलास जी का पहला सवाल मुंबई से, टाटा टेली सर्विस है, इनके पास 850 शेयर है और 23 रुपए 50 रुपए की खरीद का भाव रहा है। क्या सलाह होगी विलास के लिए सिमी जी? प्रियंका, टाटा टेली सर्विसेज मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अभी थोड़ा बहुत एक रिकवरी इसमें मिल सकता है क्योंकि पूरा टेलीकॉम पैक ही रिकवरी में है। मुझे लगता है कि ये रैली में निकल जाना ही बेहतर होगा क्योंकि दूसरे काफी कई सारे ऑप्शंस हैं, इसमें वेट करने का फायदा नहीं है।
ऑलराइट, नीरज सिंघल का अगला सवाल जलंधर से। MRF लिमिटेड के 5 शेयर हैं और 36,770 रुपए पे खरीदा था। देखिए, MRF मुझे लगता है कि होल्ड करने का ही बेहतर, होल्ड करने का सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री अभी भी चल सकता है। एक स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा, मेरा टारगेट 40-42 हजार का भी है, हो सकता है। थोड़ा बहुत आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। इट इज अ होल्ड फ्रॉम माई साइड। अनुज शुक्ला जानना चाहते हैं गुजरात NRE कोप में क्या हो इनका अगला कदम। 384 शेयर और इनकी खरीद का भाव 49 रुपए रहा है। प्रियंका, मैं सिर्फ होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। थोड़ा बहुत रिकवरी लग रहा है, समझ में आ रहा है, चार्ट में थोड़ा बहुत रिकवरी में है ये स्टॉक। थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए और टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 के आसपास का एक रैली देखने को मिल सकता है अगर ये जो इसने जो लो बना है वो होल्ड करता है तो। चेन्नई के श्रीनिवास शेट्टी जानना चाहते हैं स्पार्क में क्या करेंगे। 400 शेयर है इनके पास और 160 रुपए पर शेयर इन्होंने पैसे खर्च किए थे। प्रियंका, स्पार्क मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक है और अगर यहाँ से कोई साल भर के लिए देखना चाह रहे हैं और वेट करना कर सकता है तो उनके लिए मैं फ्रेश बाई करने का भी सलाह दे सकती हूँ। मेरा दादा में ये स्टॉक है और मेरे क्लाइंटों के पास भी हो सकता है। इट इज अ बाई ऑल्सो, ही कैन होल्ड। इंद्रजीत सिंह गुप्ता आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में समझना चाहते हैं। 200 शेयर हैं, 100 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। कन्विंसिंग चार्ट नहीं है पर रिकवरी मोड में है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। होल्ड कीजिए। विपिन शुक्ला बरेली से पूछ रहे हैं कैपिटल फर्स्ट में क्या करें। 260 शेयर 304 रुपए में इन्होंने खरीदा था। मैं ये स्टॉक अभी भी होल्ड करने का कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है। इनफैक्ट कोई डीप अगर मिलता है तो ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है कि जिसमें एंट्री लेके पोर्टफोलियो में रखने का है। ये स्टॉक आगे जाके 600 650 तक भी जा सकता है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड जरूर करना चाहिए। चेन्नई से लता अयंगर जानना चाहती हैं अदानी पावर के बारे में। 50 शेयर 65 रुपए की खरीद का भाव। देखिए, अदानी पावर मुझे लगता है कि अभी रिकवरी मोड में है और जब तक ये 40 का लेवल को होल्ड करता है तब तक मैं होल्ड करने का ही सलाह दूंगी। होल्ड कीजिए, 50-55 तक ये स्टॉक जा सकता है। जलंधर के इंद्र प्रकाश सिंह जानना चाहते हैं लैंको इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए। 1400 शेयर है, 66 रुपए 60 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ पर मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है चार्ट। मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से। थोड़ा बहुत रिकवरी में है पर उतना कन्विंसिंग नहीं है। आसनसोल से अर्पिता सेन जानना चाहती हैं हैवेल्स के बारे में। 50 शेयर 291 रुपए इनकी खरीद रही है। हैवेल्स चार्ट अभी अच्छा हो चुका है। मुझे लगता है कि जो भी डाउनसाइड था वो शायद खत्म हो चुका है। 260 के आसपास का नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए ये स्टॉक। मुझे लगता है आगे जाके ये 345 से 355 का लेवल भी दिखा सकता है। अब जरूर होल्ड कीजिए। अनुज सिंह जी दिल्ली से पूछ रही हैं येस बैंक में क्या करें। 50 शेयर इन्होंने खरीदे थे 360 रुपए में। देखिए, येस बैंक मुझे लगता है कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक अच्छा बैंक है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो मतलब सपोर्ट रेंज जो है 800 से 780 के बीच में है। टारगेट 900 के आसपास हो सकता है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कीजिए। संदीप खेमका बोकारो से पूछ रहे हैं रुचि सोया के बारे में। 500 शेयर 41 रुपए 46 पैसे पर शेयर इनकी खरीद का भाव रहा है। रिकवरी मोड में है। 40 के ऊपर जब तक है तब तक तो ठीक ही है। एक 50-55 के ऊपर 51 के ऊपर जाके अगर मेंटेन करेगा तो बेहतर होगा। तो फिलहाल आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा 40 के नीचे। होल्ड। ऑलराइट, और इसी के साथ सुनिए आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। आज कई शेयर्स पर आपके साथ चर्चा हुई है। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर मैम?
एक तो प्रियंका, मैंने स्पार्क रिकमेंड किया है इस रैपिड फायर में से। स्पार्क मेरे क्लाइंटों के पास हो सकता है, मेरे पास था, मैंने बुक कर लिया, पर वापस एंट्री लेने का इच्छा है। दूसरा कैपिटल फर्स्ट भी मैंने पहले मेरे क्लाइंटों को रिकमेंड किया था, तो मेरे क्लाइंटों के पास हो सकता है। और एक रिको ऑटो इंडस्ट्रीज मैंने खुद रिकमेंड किया है, कोई एक स्टॉक से निकल जाने के बाद उसमें एंट्री लेने के लिए, गीतांजलि जेम्स से, तो उसमें मेरा पोजीशन और मेरे क्लाइंटों का पोजीशन हो सकता है। शुक्रिया सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, सौदा आपका के दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और जाते जाते आपको एक खुशखबरी दे देते हैं। आपकी बेहद मांग पर हमने आपके फेवरेट प्रोग्राम स्टॉक्स ऑन डिमांड का समय बढ़ाने का फैसला किया है। सोमवार से आपकी अपनी हेल्पलाइन आधा घंटे पहले खुल जाएगी, यानी शाम 7 बजे से आप पूछ सकेंगे अपने सवाल। शेयरों में ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद होंगे आपके जाने पहचाने भरोसेमंद मार्केट एक्सपर्ट्स। तो देखना मत भूलिए, स्टॉक्स ऑन डिमांड शाम 7 बजे से पूरे 1 घंटे ब्रेक फ्री। और सौदा आपका में मुझे यही इजाजत दीजिए, नमस्कार। आगे हम हाजिर रहने वाले कमोडिटी बाजार के सारी हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में।